हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देख रहे थे क्या अपनी 1200 क्वेश्चंस की जो सीरीज थी। एनए में जो आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग यहीं से देख रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते हैं वो भी सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका काम क्या रहेगा, आप अपनी कॉपी में सारे जो भी फैक्ट्स बनते हैं उनको एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से राइट करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ समय समय पे उनको रिवीजन भी कर लेंगे। ये अगर आप रेगुलर 2 महीने के आसपास करते हो तो एग्ज़ाम के समय आप देखोगे कि आपका जो स्कोर होगा प्रॉपर पूरी तरह से आप अपना क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे होगे। ठीक है। एक काम और है आपका कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि जो भी अपने भाई बहन हैं पढ़ना चाहते हैं उनके पास तक ये क्लास आप सभी लोगों का काम है पहुंचाना। तो ये काम आप बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे क्लास को शेयर करके। ठीक है। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे नेक्स्ट, इसी के बाद मतलब जो अपनी तीसरी क्लास है और प्रॉपर आपको जो मिलने वाली। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि जो आपकी कच्ची मछली है, कच्ची मछली खाने से विटामिन की कमी हो जाती है। कौन सा विटामिन है कि आप अगर कच्ची मछली खाते हो तो आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी। तो देखिएगा किसकी बात आ गई है, विटामिन की। तो हम लोग देखेंगे बेटा विटामिन को बहुत ही अच्छे तरीके से। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर बी 1 दिया गया है आपको। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सी। और डी दिया गया के। तो देखिए विटामिन की बात की गई है तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे विटामिन को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। विटामिन की अगर हम लोग बात करें अपने बेटा, विटामिन की बात अगर हम लोग कर लें तो विटामिन की बात करें तो इस सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जो हमारा विटामिन है, विटामिन की खोज किस सन में की गई थी, तो 1912 ईस्वी में। किस वैज्ञानिक के द्वारा, तो उस वैज्ञानिक का नाम हो जाता है बेटा सी फंक। क्या? सी फंक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ ये जो सी फंक है इसमें सी का फुल फॉर्म क्या है, मतलब इनका पूरा नाम क्या था, तो आप बताओगे सर इनका पूरा नाम क्या था, काशिमिर फंक। इनका पूरा नाम क्या था बेटा, काशिमिर फंक हो जाता है। ठीक है, पूरा नाम इनका काशिमिर फंक हो जाता है। काशिमिर फंक हो जाता है। क्लियर ना? तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि जो विटामिन की खोज आपकी 1912 ईस्वी में सी फंक के द्वारा की गई थी और जिनका पूरा नाम काशिमिर फंक हो जाता है बेटा। अगर हम बात करें जो हमारे विटामिन है, नंबर ऑफ विटामिन कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कितने बेटा? अगर आपसे कोई पूछ दे नंबर ऑफ विटामिन, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के, ये आपके बेटा टोटल 6 विटामिन हो जाते हैं, ए से लेकर के तक। इसमें से कुछ हमें एक चीज़ और है आपको ध्यान रखना है कि बी के पार्ट भी देखते हैं कि सर ये बी के पार्ट हो जाते हैं। तो आपको साथ ही साथ देखते हुए चलना है कि ये 6 विटामिन तो हो गए। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सा विटामिन है जो फैट सॉल्यूबल है और कौन सा विटामिन है जो वाटर सॉल्यूबल है। मतलब कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है बेटा और कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो देखेंगे हम लोग साथ ही साथ यहाँ पर। अगर हम बात करें, कुछ आपके वसा में घुलनशील होते हैं, वसा यानी फैट कह सकते हो, और कुछ हो जाते हैं आपके जल में घुलनशील। ठीक है। ये हो जाते हैं आपके बेटा फैट सॉल्यूबल और ये हो जाते हैं आपके वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, फैट सॉल्यूबल और ये हो जाते हैं आपके वाटर सॉल्यूबल। तो आप ध्यान रखना, आप बेटा ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं, कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं, तो साथ ही साथ आप ये ध्यान रखोगे कि विटामिन बी और सी की बात की जाए। किसकी? विटामिन बी और सी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारे जल में घुलनशील होते हैं। और बचे हुए क्या हमारे, विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन हो जाते हैं आपके जो वसा में घुलनशील होते हैं। या तो आप याद कर सकते हो कीड़ा, क्या के ई डी ए, तो इस तरह से भी आप याद कर लोगे। जो कीड़ा या ए डी ई के हैं ये वसा यानी फैट में सॉल्युबल होते हैं और बी सी आपके जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इन सभी विटामिन जिनके नाम क्या हो जाते हैं, तो 1 बाई 1 करके हम लोग इनके नाम भी देख लेंगे कि विटामिन कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें बेटा किसकी, विटामिन ए की, अगर हम बात कर लें विटामिन ए की, तो ध्यान रखना जो हमारा विटामिन ए है इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है रेटिनॉल बेटा। इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है रेटिनॉल। क्या हो जाता है, रेटिनॉल। ठीक है। अगर विटामिन बी की बात करें, अगर विटामिन बी की बात कर लें तो विटामिन बी जो है आपका, इसका नाम हो जाता है थायमीन बेटा। क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है थायमीन। ठीक है, विटामिन बी। अगर विटामिन सी की बेटा बात करें, विटामिन सी की बात कर लें तो विटामिन सी आपका हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड।
एस्कॉर्बिक एसिड बेटा, क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। अगर साथ ही साथ विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी की बात करें तो इसका नाम बेटा होता है कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाता है? कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाता है बेटा? कैल्सीफेरॉल। ठीक, अगर हम साथ ही साथ बात करें विटामिन ई की, साथ ही साथ हम बात करें विटामिन ई की, तो इसका नाम बेटा हो जाता है टोकोफेरॉल। क्या हो जाता है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, क्लियर है ना। और लास्ट विटामिन हमारा हो जाता है कौन सा बेटा? विटामिन के। विटामिन के, इसका हो जाता है फिलोक्यूनॉन बेटा। क्या हो जाता है? फिलोक्यूनॉन। फिलोक्यूनॉन। फिलोक्यूनॉन, ठीक है ना। ध्यान रखना कहीं कहीं फिलोक्यूनॉन की जगह आपको मिल सकता है बेटा नेफ्थोक्यूनॉन, तो भी परेशान नहीं होना, ये भी आपका विटामिन के का ही नाम होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने बात की किसकी? हम लोगों ने बात की अपने विटामिन। विटामिन, अगर आपसे कोई पूछ दे कि विटामिन से हमारे शरीर को क्या मिलता है, तो आप कहोगे सर हमारे शरीर को कोई भी इससे एनर्जी नहीं मिलती है क्या? अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ जो हमारा विटामिन है इससे हमारे शरीर को क्या एनर्जी यानी ऊर्जा मिलती है, क्या एनर्जी यानी ऊर्जा मिलती, तो आपका जवाब होगा क्या? हमारे शरीर में विटामिन से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। अगर विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती तो इसका काम क्या होता है? तो बेटा ये ध्यान रखना, हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी क्या है डिजीज, होने वाली डिजीज से हमें लड़ने में मदद करता है। क्या करता है? होने वाली डिजीज से हमारी लड़ने में मदद करता है, या आप कह सकते हो कि ये हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं, क्या मेटाबॉलिज्म जिसे आप कह सकते हो, उनको मजबूत करता है या उपापचयी क्रियाओं में ये सहायक होते हैं। तो बात क्लियर है ना। विटामिन से हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, बस ये हमारे शरीर में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनमें ये सहायक हो जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन की खोज सन 1912 ईस्वी में की जाती है बेटा। कौन करता है? तो सी फंक नाम के वैज्ञानिक थे, जिनके पूरे नाम की बात की जाए तो इनका पूरा नाम कासिमिर फंक हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा नाम बेटा इनका हो जाता है कासिमिर फंक। कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो ए से लेकर के तक, ए से लेकर ई तक तो सीक्वेंस में आप चलोगे, उसके बाद एक विटामिन आपका हो जाएगा कौन सा? के। तो ये टोटल आपके पास 6 विटामिन हो जाते हैं। उसके बाद कुछ आपके वसा, वसा यानी फैट में सॉल्युबल होते हैं, और कुछ जल यानी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। पूछा जाएगा बताओ बेटा कि कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं, तो आप कहोगे क्या कि सर वाटर सॉल्युबल हमारे 2 विटामिन हो जाते हैं, एक विटामिन बी हो जाता और एक विटामिन सी हो जाता है, बाकी बचे हुए हमारे फैट यानी वसा में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये सारी बातें तो आप देख ही रहे हो ना। उसके बाद अगर हम बात करें जो विटामिन है इनके नाम क्या हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन ए की हम बात करें तो इसका नाम हो जाता है रेटिनॉल, विटामिन बी की बात करें तो थाइमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ई और के आपके सामने। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो। अभी हम लोग सारी बातें जानेंगे कि विटामिन से कौन कौन से डिजीज होती हैं और कौन कौन से इससे रोग होते हैं, और साथ ही साथ जो विटामिन के पार्ट बच जा रहे हैं बी के, कि बी1 क्या है, बी2 क्या है, बी3, तो नेक्स्ट अभी स्लाइड में हम लोग वो भी देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था, देखो ऑप्शन ए दिया गया बेटा डी, तो आप ध्यान रखना विटामिन डी जिसका नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन बी1 दिया गया है, तो ऑप्शन आपका यही राइट हो जाएगा कि कच्ची मछली खाने से किस विटामिन की कमी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि विटामिन बी1 से ही कच्ची मछली अगर खाते हैं हम तो हमारे शरीर में किसकी? विटामिन बी1 की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विटामिन बी1। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जितने भी बन रहे हैं इनको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट करते हुए चल रहे होगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट करते हुए चल रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनाज मुख्यतः किसमें पाया जाता है? अनाज जो है हमारा मुख्यतः किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखना ग्लूकोज, माल्टोज, प्रोटीन, स्टार्च। तो अगर हम बात कर लेते हैं अपने अनाज की, तो अनाज किस में पाया जाता है बेटा? स्टार्च में पाया जाता है। किसमें? अनाज जो हमारा किस में पाया जाता है? स्टार्च। अब अनाज में क्या क्या आ जाता है? जैसे आपका आ जाता है गेहूं, चावल, मक्का, इन सब में क्या है? गेहूं, चावल, मक्का, इन सब में आपका स्टार्च पाया जाता है। तो लिख लेना आप लिख लेना जो हमारा, अगर हम बात करें बेटा किसकी? अनाज की बात करें, अगर हम बात करें अनाज की, तो गेहूं, गेहूं, चावल, मक्का, इन सब में क्या होता है? इन सब में अधिक स्टार्च होता है। क्या होता है? इन सब में अधिक स्टार्च होता है। लिख लो, इन सब में अधिक स्टार्च होता है, इन सब में अधिक स्टार्च होता है बेटा। अगर देखा जाए कितना होता तो आप कह सकते हो 60 से 80% के आसपास। कितना होता है?
60 से 80% के आसपास होता है। और अगर बात करें अनाज, अनाज की बात करें, सबसे मुख्य ऊर्जा स्रोत, अगर बात करें सबसे मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो आप कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट हो जाता है आपका सबसे मुख्य ऊर्जा स्रोत। लिख लेना, सबसे मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा हो जाता है बेटा? सबसे 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 मुख्य ऊर्जा स्रोत बेटा कौन सा हो जाता है? सबसे मुख्य ऊर्जा स्रोत आपका क्या हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो जाता है। क्लियर है ना? अगर हम बात करें कि सबसे जल्दी एनर्जी हमें किससे मिल जाती है, तो आप कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे जल्दी ऊर्जा मिल जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये ग्लूकोज के रूप में बदल के हमें तुरंत एनर्जी दे देता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। इसी तरह से अनाज की अगर हम लोगों ने बात की, तो गेहूं, चावल और मक्का, इसमें सर्वाधिक क्या होता है बेटा? स्टार्च होता है। अगर बात करें परसेंटेज की, तो कहाँ से? 60 से 80% के आसपास आप बोल सकते हो। ठीक है। तो ऑप्शन में आपसे बोला गया था, एक ऑप्शन आपको प्रोटीन भी दिया गया, तो ध्यान रखना प्रोटीन का काम क्या होता है। तो प्रोटीन का काम ये होता है कि हमारे शरीर में जो भी मांसपेशियां होती हैं, जो भी मांसपेशियां होती हैं, उनको मरम्मत करने के लिए कौन काम करता है? तो प्रोटीन करता है। लिख सकते हो आप कि मांसपेशियों की मरम्मत के लिए, क्या? मांसपेशियों की, मांसपेशियों की मरम्मत के लिए, मरम्मत के लिए। क्लियर ना बेटा? मतलब प्रोटीन क्या करेगा, तो ये जो भी हमारे बॉडी में मसल्स हैं, उनको मरम्मत करने का काम प्रोटीन कर देगा आपको। ठीक है ना? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। अनाज मुख्यतः किसमें पाया जाता? तो आपका अधिक स्टार्च, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है स्टार्च। ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अनाज मुख्यतः किसमें पाया जाता है? आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बेटा। कह रहा कि दालें किसकी अच्छी स्रोत है, मतलब जो हमारी पल्सेस हैं, ये किसका सोर्स मानी जाती हैं, एक बेहतर सोर्स है। तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें बेटा किसकी, दाल की, तो ये प्रोटीन का सोर्स है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए बताओ कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आप कहोगे सर सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। पहले सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा। ठीक है। तो सर्वाधिक प्रोटीन में पाया जाने वाला आपका हो जाता है सोयाबीन। लेकिन दालों में भी आपका क्या पाया था? प्रोटीन। तो आप लिखोगे बेटा जो दालें हैं, दालें हैं हमारी, उसमें क्या सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। अगर बात हम करें विटामिन की, तो विटामिन आप सभी लोग जानते हो, विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक सन 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में कौन हो जाते हैं? जिनका पूरा नाम आप ध्यान रखना, कासिमिर फंक बेटा, कासिमिर फंक हो जाता है। क्या? कासिमिर फंक, कासिमिर फंक। और शॉर्ट में इनको सी फंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शॉर्ट में इनको सी फंक बोलते हो आप। ठीक है। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बन जाएगा कि विटामिन बी के जो पार्ट होते हैं हमारे, अभी आप ये देख चुके कि विटामिन कौन कौन से हमारे पास, टोटल 6 विटामिन बेटा, ए बी सी, मतलब ए से लेकर सीक्वेंस से ई तक, और बचा हुआ हमारा एक विटामिन कौन सा? विटामिन के। तो इस तरह से हमारे 6 विटामिन हो जाते हैं। उसमें से आप ये तो देख चुके कि कौन कौन से, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थाइमीन, विटामिन सी आपका कौन सा हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, और विटामिन के फिलोक्यूनॉन, या साथ ही साथ इसको नेफ्थोक्यूनॉन भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि विटामिन बी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, अगर इनके भी आपसे नाम पूछे जाए, तो ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना क्या कि विटामिन बी की अगर हम बात करें, तो इसके कौन कौन से पार्ट हो जाते हैं। पहला हो जाता है विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, ठीक है, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7 हो जाता है बेटा एक, विटामिन बी 9 हो जाता है, और एक हो जाता है विटामिन बी 12। ठीक है। तो ये आपके सारे पार्ट किसके हो जाते हैं? ये आपके पार्ट हो जाते हैं विटामिन बी। अगर आपसे कहा जाए कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप कहोगे सर थाइमिन होता है। और वही नाम आपका होता है किसका? विटामिन बी 1 का। किसका? विटामिन बी 1 का भी आपका वही नाम होता है, थाइमिन। ठीक है। विटामिन बी 2 की अगर बात की जाए, तो इसका रासायनिक नाम आपका हो जाता है राइबोफ्लेविन बेटा। क्या? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन हो जाता है। और विटामिन बी 3 की बात की जाए, तो इसका नाम नियासिन हो जाता है आपका। क्या बेटा? नियासिन। विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड हो जाता है आपका, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है ना?
और विटामिन B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन एसिड, पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B7 की बात करें तो इसका नाम बेटा हो जाता है बायोटिन। क्या हो जाता है? बायोटिन। और विटामिन B9 की बात करें तो फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड। कहीं कहीं आपसे कहा जाएगा इसको फोलेट भी कहते हैं, ध्यान रखना क्या, फोलेट भी विटामिन B9 को ही कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन B12 की अगर हम बात करें, अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो इसका नाम हो जाता है बेटा साइनोकोबालिन, इसका नाम हो जाता है साइनोकोबालिन, साइनोकोबालिन इसका ही नाम हो जाता है, ठीक है। इसी को कहीं कहीं कोबलमाइन भी कहा जाता है, इसी को कहीं कहीं कोबलमाइन भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, विटामिन B1 हमारा थाइमिन हो जाता है, B2 राइबोफ्लेविन हो जाता है, B3 नियासिन हो जाता है, B5 पेंटोथेनिक एसिड हो जाता है, B6 हमारा क्या हो जाता है? पायरिडैक्सिन हो जाता है, विटामिन B7 हमारा बायोटिन हो जाता है, B9 फॉलिक अम्ल या फोलेट हो जाता है, और विटामिन B12 साइनोकोबालिन हो जाता है बेटा। इसी को हम लोग कोबलमाइन भी कहते हैं, ठीक है, विटामिन B12 को ही। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, आप कहोगे बेरी बेरी, आप कहोगे बेरी बेरी, ठीक है। बच्चों में ये रोग देखा जाता है विटामिन B1 की कमी से होने वाला बेरी बेरी। विटामिन B2 की बात करें तो ध्यान रखना, इससे जो होने वाली बीमारी उसका नाम है बेटा किलोसिस। उससे क्या होता है? किलोसिस मतलब हमारे मुंह में क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। तो वही क्या है हमारा विटामिन B2 हो जाता है किलोसिस, यानी मुंह में छाले हो जाना, ठीक है। अगर हम बात करें विटामिन B3 की, नियासिन, इससे आपका रोग पूछा जाए तो प्लेराग्रा रोग हो जाता है बेटा। क्या? प्लेराग्रा रोग आपसे पूछा जाएगा किसकी कमी से होता है, तो आप कहोगे सर विटामिन B3 की कमी से हो जाता है, ठीक है। और विटामिन B5 आप ध्यान रखना, बालों का सफ़ेद होना। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप में किस विटामिन की कमी है, तो आप कहोगे सर हम में कमी है पेंटोथेनिक एसिड की। किसकी कमी है? पेंटोथेनिक एसिड की हम में कमी है बेटा, पेंटोथेनिक एसिड की कमी हो जाती है हम में। अगर बात करें किसकी, विटामिन B6 की, तो इससे होने वाली हमारी बीमारी हो जाती है बेटा कौन सी? इससे होने वाली हमारी बीमारी हो जाती है एनीमिया, यानी रक्त की कमी, खून की कमी पायरिडॉक्सिन में। और विटामिन B7 बालों का झड़ना। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपके शरीर में विटामिन B7 की कमी है। किसकी? विटामिन B7 की कमी से हमें बालों का झड़ना, ये रोग हो जाता है, ठीक है। और विटामिन B9 और B12 इन दोनों की कमी से होने वाला एनीमिया होता है, एनीमिया या खून की कमी आप जिसे कह सकते हो। तो इस सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा विटामिन था इसकी खोज करने वाले कौन थे, ये थे हमारे कासिमिर फंक बेटा, या इन्हीं को सी फंक कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन बी के जो पार्ट हो जाते हैं वो बचे हुए सारे पार्ट आपके ये हो जाते हैं, और सभी के रासायनिक नाम जो हैं यहाँ से हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लोगे, ठीक। अगर क्वेश्चन में कहा गया था कि दाल सबसे अच्छा किसका सोर्स है, तो आप कहोगे सर दाल सबसे अच्छा तो प्रोटीन का सोर्स है। अगर ऑप्शन में दाल ना होता तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आप कहोगे सर सोयाबीन में सबसे ज़्यादा हमारा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? दालें सबसे अच्छा किसका सोर्स हो जाती है बेटा? दालें सबसे अच्छा सोर्स हो जाती है हमारी किसका? प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, पादप सभी समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मतलब जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या हर समय आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं? तो ऐसा तो है नहीं भैया, ये किसने कहा कि हर समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो जाता है। बचा ऑप्शन बी, पादप रात में प्रकाश संश्लेषण और दिन में श्वसन करते हैं। नहीं, रात में ये नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? पादप जो होते हैं रात में क्या करते हैं? रात में आपका करते हैं बेटा श्वसन। क्या सभी समय श्वसन करते हैं और दिन में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है पादप दिन में प्रकाश संश्लेषण। हाँ, अगर दिन की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस, और सभी समय क्या? श्वसन यानी रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये बात तो आपकी राइट हो रही है ऑप्शन नंबर सी से। ऑप्शन नंबर सी से राइट हो रही बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर बात करें हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती, तो ध्यान रखना आप बेटा, अगर हम बात करें किसकी? फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जिसे आप कहते हो प्रकाश संश्लेषण, जिसे आप कहते हो प्रकाश संश्लेषण बेटा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है ध्यान रखना, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? वाटर के साथ।
किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं बेटा किसके साथ, CO2 आपका हो गया कार्बन और वाटर हो गया H2O यानी पानी, किसकी प्रेजेंस रहती है बेटा, प्रेजेंस किसकी रहती है, तो आप कहोगे सर प्रेजेंस रहती है ये क्लोरोफिल की। किसकी प्रेजेंस रहती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस रहती है। उपस्थिति किसकी रहती है, क्लोरोफिल, और साथ ही साथ प्रकाश रहता है यानी सनलाइट की उपस्थिति भी रहती है। ये चार चीजें आपको चाहिए होती हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस में। कौन कौन सी, तो आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में पानी, किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति होनी चाहिए। तब हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज बेटा, ग्लूकोज प्राप्त होगा। ग्लूकोज और साथ में क्या, ऑक्सीजन, और साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्ट कराते हैं पानी यानी H2O से, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में, यानी आप कहोगे कि सूर्य की किरण और क्लोरोफिल नामक उपस्थिति होती, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। यही हमारी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन कहा गया था कि बताओ कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाता है कि जो पादप है दिन में प्रकाश संश्लेषण और सभी समय श्वसन यानी रेस्पिरेशन करते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पादप अपनी आवश्यकता की अधिकांश जल किससे अवशोषित करते हैं, मतलब जो हमारे प्लांट होते हैं अपनी आवश्यकता की अधिकांश जल किससे अवशोषित करते हैं। ऑप्शन दिया गया है भ्रूणीय क्षेत्र जिसे एम्ब्रोयनिक जोन को बोलते हो, दूसरा है बढ़ता बिंदु यानी ग्रोइंग पॉइंट, तीसरा है मूल रोम, और लास्ट ऑप्शन जोन ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, तो ऑप्शन तो आप ध्यान रखोगे बेटा, ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूट हेयर्स। क्या, रूट हेयर्स आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें प्लास्टिड्स की बात की जाती है तो पादप कोशिका में पाया जाता है केवल। ठीक है, प्लास्टिड्स किस में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि बताओ कौन है इसका, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बेटा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मूल रोम, मूल रोम यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, दो शब्द आप ध्यान रखना, क्या, एक जाइलम, एक जाइलम बेटा, और एक होता है फ्लोएम, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है ना, अगर बात जाइलम की जाए और फ्लोएम की जाए तो जाइलम हमारा क्या करता है, जाइलम जल संवहन का काम करता है। क्या करता है, जल संवहन का काम करता है। जल संवहन का काम कौन करता है, तो ये जाइलम करता है, और बचा फ्लोएम ये क्या करता है, तो भोजन संवहन का काम करता है, मतलब भोजन देने का काम करता है कौन, फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम कैसे ध्यान रखोगे, जा से जाइलम होता है, जा से जल होता है, तो जाइलम जल संवहन का काम करता है और बचा क्या, फ्लोएम, तो ये भोजन देने का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कौन सा, मूल रोम जिसे आप रूट हेयर्स कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा कि बताओ हरे पादप चीनी निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, मतलब चीनी को बनाने में बेटा, किसको, चीनी को बनाने में। चीनी आप सभी लोग जानते हो, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें शुगर की, तो जो हमारा शुगर होता है इसका फॉर्मूला हो जाता है C12H22O11। ठीक है, जो चीनी होती है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, C12H22O11। अगर ग्लूकोज की बात कर लें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी देख लो, यहीं पे लगे हाथ बेटा, ग्लूकोज की बात कर लें तो ग्लूकोज का हो जाता है C6H12O6। ठीक है, तो शुगर जो है हमारी चीनी, उसका तो फॉर्मूला हो जाता है C12H22O11, साथ ही साथ ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का हो जाता है। लेकिन आपसे कहा गया कि हरे पादप चीनी निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आप कहोगे बेटा, ऑप्शन आपको दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सेकंड ऑप्शन दिया गया सनलाइट, सनलाइट, और थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है जल, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी। आप सभी लोग जानते हो बेटा, अगर हम प्रकाश संश्लेषण की अपनी अभिक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, तो आप सभी लोग जानते हो क्या, कि अगर हम CO2 की रिएक्शन कराते हैं, किसकी कहोगे आप, क्या सर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसकी प्रेजेंस रहती, तो प्रेजेंस आपकी रहती बेटा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और साथ ही साथ सनलाइट, इनकी उपस्थिति यानी प्रेजेंस रहती है। तो हमें बन के क्या मिलता है बेटा, आप कहोगे सर आपको मिल जाता है ग्लूकोज, क्या मिल जाता है, ग्लूकोज,
और साथ ही साथ आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस भी मिल जाती है। बात समझ गए ना? ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ये अभी बताया भी था। तो आप ध्यान रखना, हरे पादप चीनी निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल एबव यानी उपरोक्त सभी। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड भी देख रहे हो आप, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट की उपस्थिति, जल, वाटर, ये सभी चीजें चाहिए आपको किसके? इसके शुगर को बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ बताओ गाय का दूध अधिक पौष्टिक और हल्का पीला क्यों होता है? गाय का दूध जो होता है अधिक पौष्टिक और हल्का पीला क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लेविन, और लास्ट ऑप्शन दिया गया ट्रिप्टोफैन। तो ध्यान रखना बेटा, अगर बात हल्के पीले की गई है, हल्के पीले की गई है तो कौन सा विटामिन हो जाएगा? और पहले तो हम लोग यही देख लेंगे जो विटामिन है जो टोटल आपके विटामिन कितने हैं? ए बी सी डी, अभी आपको सब बताया जा चुका है। ठीक है, तो आप सभी लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार रिवर्स करके पढ़ लोगे बेटा, और सारे फैक्ट्स वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम बात करें विटामिन, तो विटामिन आप सभी लोग जानते हो 1912 ईस्वी में इसकी खोज होती है। किसके द्वारा? तो कासिमिर फंक के द्वारा, कासिमिर फंक के द्वारा हो जाता है बेटा। कासिमिर फंक के द्वारा, इन्हीं को शॉर्ट में सी फंक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को शॉर्ट में सी फंक कहा जाता है। और एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड ये किसका नाम है? तो ये ध्यान रखना, विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है, ये कौन सा रोग होता है? तो ये है बेटा स्कर्वी। ये कौन सा है? ये है हमारा स्कर्वी। ये हमारा क्या है? ये है हमारा स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी होता क्या है? जो हमारे दांत और मसूड़ों से खून आता है, वो किस बीमारी में आता है? तो स्कर्वी, यानी हमें विटामिन सी की कमी हो गई। ठीक है, ध्यान रखना आप। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बेटा हो जाएगा राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन यानी ऑप्शन नंबर सी। ये राइबोफ्लोविन किसकी कमी से होता है? विटामिन बी टू की कमी का। ये किसका नाम है? तो विटामिन बी टू का नाम है ये। ठीक है, किसका नाम हो जाता है? विटामिन बी टू। बी टू का नाम क्या हो जाता है? विटामिन बी टू का जो नाम हो जाता है, ये क्या हो जाता है? राइबोफ्लेविन बेटा, राइबोफ्लेविन नाम हो जाता है। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है किलोसिस, क्या हो जाता है? किलोसिस। किलोसिस आप कह सकते हो मुंह में छाले, मुंह में छाले बेटा। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा विटामिन है, इसकी खोज तो 1912 ईस्वी में किसने की थी? इसकी खोज करने वाले हमारे सी फंक यानी कासिमिर फंक हो जाते हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड ये क्या है? विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। और इसकी कमी से होने वाला रोग हमारा कौन सा है? स्कर्वी, यानी दांतों और मसूड़ों से खून आना, यही हमारा क्या है? यही हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लोविन, ये किसका नाम है? तो विटामिन बी टू का ये नाम हो जाता है। इसकी कमी से किलोसिस यानी मुंह में छाले हो जाते हैं हमारे, किसकी कमी से? तो राइबोफ्लोविन हो जाएगा। ऑप्शन डी आप छोड़ के चलो, अभी इसका मतलब आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि गाय का दूध अधिक पौष्टिक और हल्का पीला क्यों होता है, तो आप कहोगे सर क्यों होता है? तो राइबोफ्लोविन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एथलीट को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए? मतलब अगर आप एक धावक हो तो आपको अगर तुरंत एनर्जी लेनी है बेटा, तो आपको क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। ठीक है, तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आप ध्यान रखना बेटा, तुरंत ऊर्जा देता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट जो है आपको तुरंत ऊर्जा दे देता है, मतलब ये ग्लूकोज में बदलकर आपको तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी दिया गया प्रोटीन। अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, तो आप ध्यान रखना ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ऊर्जा का प्रमुख सोर्स है, यानी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ये ग्लूकोज में बदलकर हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, तो लिख लेना ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है या सोर्स है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है ये ऊर्जा का क्या होता है? प्रमुख सोर्स होता है। ये ग्लूकोज में बदलकर क्या करता है? ग्लूकोज में बदलकर, ये ग्लूकोज में बदलकर, ग्लूकोज में बदलकर, ग्लूकोज में बदलकर क्या करता है? तो ग्लूकोज में बदलकर बेटा, ग्लूकोज में बदलकर ये क्या करता है? हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है।
तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना, तुरंत ऊर्जा क्या करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि तुरंत एनर्जी किसमें होती, तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये ऊर्जा का क्या है, प्रमुख सोर्स है, जो ग्लूकोज में बदलकर ये हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान कर देता है, तो कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है बेटा, तो प्रोटीन करता है आपकी, जो हमारे शरीर की मसल्स होती हैं यानी मांसपेशियां होती हैं, उनको क्या करता है, उनको मरम्मत करने का काम करता है, उनको मरम्मत करने का काम करता है। और क्या करता है, तुरंत ऊर्जा नहीं देता है प्रोटीन, आगे धीरे धीरे देगा लेकिन तुरंत ऊर्जा नहीं देगा। लिख लेना आप, मांसपेशियों की मरम्मत के लिए, मांसपेशियों की मरम्मत के लिए बेटा क्या करता है, मांसपेशियों की मरम्मत, मांसपेशियों की मरम्मत के लिए। ठीक है ना, मांसपेशियों की मरम्मत के लिए होता है, और तुरंत ऊर्जा नहीं देता है ये, क्या, तुरंत ऊर्जा नहीं, तुरंत ऊर्जा नहीं। ठीक है ना, तुरंत ऊर्जा ये नहीं देता है हमें बेटा। साथ ही साथ अगर बात की जाए वसा की, तो वसा क्या करता है, लंबे समय तक के लिए ऊर्जा देता है, लेकिन धीमे धीमे देता है। क्या करता है, वसा जो होता है लंबे समय तक के लिए एनर्जी देता है, लेकिन धीमे धीमे देता है। लिख लेना, लंबे समय तक के लिए ऊर्जा देता है, लंबे समय तक, लंबे समय के लिए ऊर्जा देता है, के लिए ऊर्जा, लेकिन धीमे धीमे, लेकिन धीमे धीमे, लेकिन धीमे धीमे। बात क्लियर है ना, ये लंबे समय तक के लिए ऊर्जा देता है लेकिन धीमे धीमे। और विटामिन, विटामिन से आपको हमने बताया कि शरीर में कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, मतलब विटामिन से शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन से शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन से शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। क्लियर है ना बेटा बात, तो सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो चुके हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा था कि कार्बोहाइड्रेट, तो आप कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, क्या, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जो ग्लूकोज में बदल के तुरंत एनर्जी प्रदान करता है हमें। ठीक है, बात अगर प्रोटीन की जाए, तो प्रोटीन क्या करता है, ये हमारे शरीर की जो मसल्स हैं, जो मसल्स हैं उनमें क्या मरम्मत का काम करता है, और तुरंत एनर्जी नहीं देता है, धीरे धीरे देगा। और वसा क्या है, ये लंबे समय तक के लिए हमें एनर्जी प्रदान करती हैं, लेकिन क्या धीमे धीमे प्रोसेस में हमें देती हैं। और विटामिन हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं देता। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ विटामिन से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती, तो आपका ऑप्शन होगा या आंसर होगा कि नहीं सर, हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं देती है। अगर पूछ लिया जाए तो देता क्या है, तो हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से हमें बचाता है। ठीक है, क्या करता है, बीमारियों से बचाता है, या आप कह सकते हो हमारे शरीर में होने वाली जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनमें ये सहायक होती हैं, या मेटाबॉलिज्म को मजबूत करती हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अधिकांश आहार का सबसे बड़ा हिस्सा किससे बनता है, जो हमारा अधिकांश आहार है इसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है किससे बनता है। ऑप्शन दिया गया न्यूक्लिक एसिड, दूसरा दिया गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। तो ये भी आंसर तो आपका राइट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अधिकांश भाग जो है किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है। तो ऑप्शन तो आपका बेटा जो है ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की, किसकी बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात कर लें, तो न्यूक्लिक एसिड जो है हमारा, न्यूक्लिक एसिड, इसमें बेटा क्या पाए जाते हैं, तो इसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, इसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है ना, डीएनए क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, क्या हो जाता है, तो डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म हो जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो आरएनए होता है इसका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना,
तो ये हो गया हमारा आरएनए, ये हो गया बेटा डीएनए। तो न्यूक्लिक एसिड में आपके क्या पाए जाते हैं, तो कहोगे सर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए ये क्या हो जाता है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। डीएनए आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि बताओ जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है या द्विकुंडलित मॉडल है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो आप कहोगे सर जो ये डीएनए है हमारा, इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल है क्या है, लिख लो यहाँ पर बेटा, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है ना। जो डबल हेलिक्स मॉडल है किस वैज्ञानिक, तो वॉटसन एंड क्रिक नाम के व्यक्ति, वॉटसन वॉटसन एंड वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है ना, वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक नाम के व्यक्ति, ठीक है ना। तो क्या डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है किसके द्वारा दिया गया, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया। और न्यूक्लिक एसिड में आपके डीएनए और आरएनए आ जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन आप सभी लोगों को पता है, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारी शरीर की जो मसल्स हैं उनको मरम्मत करने का काम करता है, और क्या तुरंत एनर्जी नहीं प्रदान करता है, धीमे धीमे एनर्जी प्रदान करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का क्या है, प्रमुख सोर्स है। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा ऊर्जा का प्रमुख सोर्स हो जाता है, और ये ग्लूकोज में बदल के हमें तुरंत एनर्जी क्या कर देता है, ग्लूकोज में बदल के हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, ठीक। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कौन सा बेटा, कार्बोहाइड्रेट आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहा एक शाकाहारी अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से प्राप्त करता है। अगर एक शाकाहारी है अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से प्रदान करेगा। ऑप्शन दिया गया आपका मछली, ऑप्शन दिया गया मछली, बी दिया गया दूध, तीसरा दिया गया है चावल, और लास्ट दिया गया है सोयाबीन। तो आप पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो बेटा, अगर बात हम करें प्रोटीन की, प्रोटीन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, शाकाहारी में बात कर रहे हैं। शाकाहारी में अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में। लेकिन अगर हम लोग मांसाहारी की बात करें बेटा, मांसाहारी में सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आप कहोगे सर मांस और मछली में, किस में, मांस और मछली में ही पाया जाता है। तो अगर हम बात सोयाबीन की करें, बात सोयाबीन की करें, तो आप कहोगे सर सर्वाधिक प्रोटीन, आप कहोगे क्या सर, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें, शाकाहारी में, शाकाहारी में बेटा, ठीक है ना। और अगर मांसाहारी की बात की जाए तो किसमें, मांस और मछली, सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन किसमें, मांसाहारी में, मांसाहारी में, ठीक है ना। तो मांसाहारी में आपको हो गया प्रोटीन में क्या, मांस और मछली, और अपने शाकाहारी में हो गया क्या, सोयाबीन। दालों में भी आपका प्रोटीन ही पाया जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक शाकाहारी अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से प्राप्त करता है, तो आप कहोगे सर मिल्क यानी दूध से। आप सभी लोग जानते हो हमारी हड्डियों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए क्या चाहिए होता है, कैल्शियम और फास्फोरस, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। पहले के लोग सबसे ज़्यादा क्या पीते थे, दूध, और इसीलिए उनकी उम्र क्या होती थी ज़्यादा, 100 वर्ष 105 वर्ष। आज के लोग क्या है, तो देख सकते हो आप उनकी हड्डियां कमज़ोर होने का रीजन। तो दूध आपका कैल्शियम और फास्फोरस दोनों प्रदान करता है। तो यही आपका पूछा गया कि फास्फोरस कहाँ से मिलेगा, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा दूध, ठीक है। एक दिया गया आपको ऑप्शन चावल, तो चावल में हमेशा क्या कार्बोहाइड्रेट मिलेगा हमें, तो आप लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, दूध क्या, हड्डियों के लिए, किसके लिए, हड्डियों के लिए, हड्डियों के लिए, ठीक है। और ये क्या, विटामिन डी भी आप कह सकते हो कि सर विटामिन डी, विटामिन डी हड्डियों के लिए काम आता है। और अगर हमारे विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चों में एक बीमारी होती है, कौन सी, रिकेट्स, रिकेट्स मतलब बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और अगर बात की जाए बड़ों की, तो बड़ों में कौन सी बीमारी होती है, तो उसका नाम होता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ये बच्चों में होने वाली रिकेट्स हो जाएगी और बड़ों में होने वाली हो जाएगी ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा आपका मिल्क यानी दूध, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कह रहा मानव शरीर में वसा कहाँ संग्रहित होता है। ऑप्शन है आपके एपिथेलियल कोशिकाएं, बी ऑप्शन है आपका एडिपोज ऊतक, थर्ड ऑप्शन है आपका एपिडर्मिस, और लास्ट ऑप्शन है आपका यकृत यानी लीवर, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि बताओ इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन, कहाँ पे वसा इकट्ठा होता है या संग्रहित होता है, तो आप कहोगे सर ये एडिपोज, एडिपोज ऊतक यानी जो हमारा
एडिपोज टिश्यू है यहाँ पर होता है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, एक आपने शब्द सुना होगा बेटा बाइल जूस, किसका? बाइल जूस, बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस को हम क्या कहते हैं? पित्तरस, पित्तरस। आपसे कहा जाएगा कि बताओ, बताओ ये जो हमारा बाइल जूस है ये बनता कहाँ पे, मतलब कहाँ पर तैयार होता है, पित्तरस कहाँ बनता है? तो आप कहोगे सर यकृत। कहाँ? यकृत, यकृत को ही हम लोग लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लीवर। और इसी को जिगरा भी कहा जाता है साइंस की भाषा में। अगर कहा जाए कि साइंस की भाषा में इसको क्या, हिंदी में तो जिगरा यकृत दोनों कहेंगे, लेकिन साइंस की भाषा में, साइंस की भाषा में इसको कहते हैं बेटा हिपैट। क्या कहते हैं हम? साइंस की भाषा में इसको हिपैट कहते हैं। इसीलिए अगर पूछा जाए कि जो लीवर का अध्ययन है, स्टडी ऑफ लीवर, तो उसको क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर, क्या स्टडी ऑफ लीवर भी कह दिया जाए, स्टडी ऑफ लीवर यानी यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप कहोगे सर हिपैटोलॉजी कहलाता है। क्या? हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी। साथ ही साथ अगर हम कहते हैं स्टडी ऑफ ब्लड तो हिमेटोलॉजी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टडी ऑफ ब्लड कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड या रक्त का अध्ययन कहें तो क्या कहलाता है? तो हिमेटोलॉजी कहलाता है बेटा, हिमेटोलॉजी कहलाता है ना। बात क्लियर है? तो अगर हम साइंस की भाषा में हिपैट, इसलिए लीवर का जो अध्ययन होता है उसको हम हिपैटोलॉजी कहते हैं, और स्टडी ऑफ जो ब्लड है वो हमारा हिमेटोलॉजी हो जाता है। पूछा जाएगा आपसे बताओ बाइल जूस कहाँ पर बनता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लीवर, यकृत या जिगरा यहाँ पर। लेकिन ये जो बाइल जूस होता है जमा कहाँ पर होता है? जो हमारा बाइल जूस है जमा कहाँ पर होता है? बन तो जाता है यकृत में, तो ये जमा होता है, ध्यान रखना। आप कहोगे सर गाल ब्लेडर। कहाँ पर? गाल ब्लेडर, लिखो गाल ब्लेडर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा? आप कह सकते हो पित्ताशय। क्या? पित्ताशय, पित्ताशय, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कि जो बाइल जूस है हमारा पित्तरस है वो कहाँ पर बनता है? यकृत यानी लीवर, और जो जमा होता है कहाँ पर? पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर, ठीक। तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ लीवर हिपैटोलॉजी और स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कौन सा? एडिपोज, एडिपोज टिश्यू यानी एडिपोज ऊतक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कह रहा कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर में भोजन के पाचन और अवशोषण का प्रमुख अंग कौन सा है बेटा? ऑप्शन इज बड़ी आंत जिसे आप कहते हो लार्ज इंटेस्टाइन, सेकंड है आपका बी लीवर, थर्ड है आपका अंगनाशय यानी पैनक्रियाज, और डी है आपका छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपका जवाब तो हो जाएगा सर क्या, कि छोटी आंत जिसमें भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है। क्या? छोटी आंत जिसमें भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है। तो आप ध्यान रखना जो छोटी आंत है ये क्या करता है? छोटी आंत जो है हमारा पाचन तंत्र का हिस्सा है। लिखना आप स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे आप कहते हो क्या? छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है ना। तो छोटी आंत ये क्या है? ये पाचन का हिस्सा है बेटा, लिख लेना, ये पाचन का हिस्सा है, पाचन का हिस्सा या पाचन तंत्र कह सकते हो आप। पाचन तंत्र का ही ये एक हिस्सा है हमारा, जहां जहां 90% बेटा, क्या 90% पोषक पोषक तत्व अवशोषित होते हैं, अवशोषित। अगर आपसे कोई कह दे कि बताओ डेफिनेशन हमें बता दो कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या यानी छोटी आंत क्या है, तो आप कहोगे सर ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है, जहाँ पर 90% क्या होता है? जहाँ पर पोषक तत्व 90% हमारे अवशोषित होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपसे कह दे कि बताओ इस छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, जो हमारी छोटी आंत है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके कितने भाग हैं? तो कहोगे 3 बेटा। एक हो जाता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, एक हो जाता है जेजुनम, एक हो जाता है जेजुनम, और एक हो जाता है इलियम, एक हो जाता है हमारा इलियम, ठीक है ना। तो ये 3 भाग हो जाते हैं हमारे, एक ड्यूडेनम, एक जेजुनम और एक इलियम। इन तीनों में ही क्या होता है? पाचन होता है, किसका? भोजन का, ठीक है। तो ये आपकी छोटी आंत के बारे में जानकारी है। किसकी बात कही गई है? तो ऑप्शन तो राइट हो जाएगा आपका छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत यकृत, लीवर आप सभी लोग जानते हो यहाँ पे क्या बाइल जूस बनता है बेटा,
यहाँ पर बाइल जूस बनता है। बाइल जूस यानी जिसे आप पित्त का रस कहते हो, बनता कहाँ पर है? यकृत में, और ये जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। अग्नाशय पैंक्रियास क्या करता है? तो ये हार्मोन बनाता है बेटा। क्या बनाता है? हार्मोन। और कौन सा हार्मोन बनाता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है। ठीक, तो ये बात हो जाएगी। और जो ऑप्शन की बात की जाएगी तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। ठीक है, ये तीनों चीजें आप ध्यान रखोगे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 कह रहा है कि बेटा गहरी खानों में काम करने वाले मजदूर आम तौर पर निर्जलीकरण से पीड़ित होते हैं। क्या? निर्जलीकरण से पीड़ित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पानी वाष्पीकरण के कारण खो जाता है। आप सभी लोग ध्यान रखो कि इसमें गहरी खान मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि कोयले की जो खान होती है उसमें काम करने पर, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर काम करने से क्या होता है? पसीना निकलता है। तो पसीने के कारण हमारा पानी क्या होता है बेटा? बाहर हो जाता है, क्योंकि इतनी वहाँ पे गर्मी होती है। तो जो भी हमारा पानी होता है बॉडी के अंदर, वो सारा किसके साथ? नमक के साथ बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमें निर्जलीकरण, जिसे आप कहते हो डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, पानी नमक के साथ पसीने के रूप में क्या हो जाता है? खो जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमक के साथ पसीने के बाहर हो जाता है। इसी को कहते हैं कि निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब ये होता है शरीर में पानी की कमी होना। शरीर में पानी की कमी होना, तभी आप सभी लोग कभी भी ऐसी कंडीशन आती तो डॉक्टर आपको सलाह देता कि ORS का घोल पियो या इलेक्ट्रॉल पियो भैया। ORS सरकारी अस्पताल नाम तो सुना ही होगा, आपको वहाँ पर क्या मिलता है? ORS। ये क्या होता है? तो आप कहोगे सर ओरल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका घोल बनाकर पियोगे तो पानी की क्या होगी? आपकी कमी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाता है कि पानी नमक के साथ पसीने के रूप में क्या होता है? उड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सभी क्लोरोफिल अणुओं के घटक हैं सिवाय, मतलब जितने भी ऑप्शन दिए गए वो सभी किसके घटक हैं? क्लोरोफिल के। लेकिन एक ऑप्शन है जो आपका नहीं है, तो कह रहा बताओ सिवाय, उसी के लिए यूज किया गया। कौन सा ऑप्शन है जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन आपको दिया गया एक कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम। तो इसमें आपका केवल कैल्शियम बेटा जो है वो किसका घटक नहीं है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ये पिगमेंट होता है, ध्यान रखना क्या होता है? पिगमेंट होता है। और ये पिगमेंट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट की खोज अर्नेस्टो लैंज के द्वारा की गई थी बेटा। किसके? अर्नेस्टो अर्नेस्टो लैंज के द्वारा की गई थी। कब? सन 1883 ईस्वी में बेटा। सन 1883 ईस्वी में अर्नेस्टो लैंज के द्वारा क्लोरोप्लास्ट की खोज की गई थी। और क्लोरोफिल पिगमेंट किस में पाया जाता है? हमारा इसी में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन की अगर बात करें तो ये जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल में आपका क्या क्या पाया जाता है? उसी के घटक हैं। एक आपका कार्बन, ये उसी का घटक हो जाएगा बेटा। एक आपका हाइड्रोजन, ये भी इसी का घटक हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। आपको हमेशा मिलेगा कि बताओ क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा कि सर इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो पूछा गया कौन है जो नहीं पाया जाएगा, तो आपका कैल्शियम। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है? 20 हो जाता है, ये आपका क्लोरोफिल में नहीं पाया जाएगा, बाकी सभी को छोड़कर। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 हो जाता है, हाइड्रोजन जिसका 1 हो जाता है, मैग्नीशियम बेटा जिसका 12 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कैल्शियम, जो ये आपका नहीं पाया जाता है किसमें? आपका क्लोरोफिल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बताओ निम्नलिखित में से कौन सा तीनों खाद्य पदार्थों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में समृद्ध है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों में पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है आपको। ऑप्शन ए है बेटा चावल के दाने यानी राइस ग्रेन्स, बी है सोयाबीन के बीज, थर्ड है आम का फल, और लास्ट ऑप्शन है आपका गोभी की पत्तियां। तो ऑप्शन आपका यहाँ से देखोगे तीनों जिसमें पाया जाता है तो वो सोयाबीन के दाने बेटा।
क्या है? सोयाबीन के दाने, सोयाबीन के दाने। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हो कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, और उसके साथ साथ विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। तो अगर परसेंटेज की हम लोग बात कर लें बेटा, इसमें अगर देखें तो 40% आपका क्या होता है? प्रोटीन। 40% आपका क्या पाया जाता है इसमें? प्रोटीन। ठीक है, 30% आपका बेटा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, 30% आपका हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और 20% आपका हो जाता है फैट, 20% आपका हो जाता है फैट। बचे क्या आपके? विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स, विटामिन्स और मिनरल्स बेटा, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई आपके कि जो सोयाबीन के दाने हैं, सोयाबीन के दानों में सबसे ज़्यादा आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाया जाता है। लेकिन प्रोटीन की मात्रा 40%, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 30%, 20% फैट की मात्रा, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सभी चीज़ें आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सोयाबीन के दाने, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ रूमेटिक हृदय रोगियों को विशेष रूप से किसके सेवन से बचने की सलाह देता है? ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है नमक, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, और लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन। तो जो रूमेटिक हृदय है आपका, ये ध्यान रखना किसके रोगियों के लिए होता है? तो ये नमक यानी सॉल्ट के लिए होता है, नमक के लिए ध्यान रखना। नमक, नमक आपका क्या होता है? साधारण नमक जो होता है बेटा, साधारण नमक जो होता है NaCl, क्या NaCl होता है।